हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज इंटरमीडिएट ग्रामर एक्सीलेंट बुक से क्लास 12 के लिए जो निर्धारित है उसी से जो है हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। यही नहीं, ये इंटरमीडिएट के अलावा कई कंपटीशनल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी ये किताब बहुत यूज़फुल है। हर एग्ज़ाम में ग्रामर आएगा तो पहला आपका बेस मजबूत करने के लिए एक्सीलेंट की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बहुत स्ट्रांग नहीं है ग्रामर तो एक्सीलेंट तो ज़रूर पढ़ लीजिए। एक्सीलेंट से आपको काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा ग्रामर किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये क्लास 12 एक्सीलेंट की बुक से आज हम एक्सप्लेन करेंगे सारे रूल और इसके उदाहरण बताएंगे, फिर उसके बाद तब आप इसकी एक्सरसाइज भी कराएंगे। और अगर आप नहीं देखें तो इसके पहले सारी एक्सीलेंट क्लास 12 ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। एक तरफ से सीरियल से शुरू से पढ़ाया जा रहा, पूरी किताब कवर कराई जाएगी। देखिए, कहा गया कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य। जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श मतलब वही सलाह या प्रार्थना प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। वाक्य तथा वाक्य फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है। फाइनाइट वर्ब माने मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। यू छिपा रहता है मतलब जैसे कि आप किसी से कहोगे तुम दरवाज़ा खोलो तो यू ओपन द डोर नहीं कहोगे, आप कहोगे यू ओपन द डोर, यू उसमें छिपा दोगे क्योंकि यू लगा दो। यू ओपन द डोर माने तुम दरवाज़ा खोलते हो, तब कहाँ आदेश रह गया, तब तो वो इम्परेटिव नहीं रह गया, असर्टिव हो गया। इसलिए सब्जेक्ट हम छिपा देते हैं क्योंकि कहने वाले के लिए, सामने के लिए आदमी यू का ही प्रयोग करता है उसमें, इसलिए छिपाएगा तो यू ही छिपा रहेगा। और रूल हम देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। भाव मतलब अर्थ के अनुसार उसका जैसे सेंस निकलेगा। कैसे बदलेंगे? आर्डर हो तो आर्डर्ड या कमांडेड में बदल देंगे, यानी आदेश प्रकट हो रहा तो आर्डर्ड या कमांडेड में बदल दीजिए। कमांडेड का प्रयोग बात करें कहाँ ज़्यादा अच्छा माना जाता है तो कोई सैनिक अधिकारी अपने सैनिकों को आदेश दे और राजा अपनी प्रजा को आदेश दे, धर्म गुरु अपने अनुयायियों को आदेश दे, तो ऐसे जगहों पर कमांडेड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। बाकी जगह आप आर्डर का प्रयोग हमेशा कर सकते हैं। और एडवाइज यानी सलाह प्रकट हो तो एडवाइज का प्रयोग करेंगे हम, या अर्ज का भी प्रयोग करते हैं। और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना प्रकट हो तो रिक्वेस्टेड कर दीजिए, बेग्ड कर दीजिए, इम्प्लोर्ड कर दीजिए, इंट्रीटेड कर दीजिए, ये सभी प्रार्थना के लिए लगते हैं। रूल नंबर 2 है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। यानी कि हम कंजक्शन जहाँ दैट लगता है असर्टिव में तो वहाँ हम यहाँ टू लगाएंगे। टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, उसे जोड़ देंगे तो उसको इन्फिनिटिव हम कहते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। तो हो जाएगा। देखिए इसमें द टीचर सेड टू मी, तो आर्डर प्रकट हो रहा था, आर्डर का दिया, आर्डर मी टू सीट इन योर क्लास का, इन योर का मी के अनुसार माई हो जाएगा, माई क्लास एंड लर्न, योर का फिर माई हो जाएगा, लिसन। अगला है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, तो इसमें सलाह दिया जा रहा है तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड हो जाएगा। रूल नंबर 3 है रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस। वोकेटिव केस माना होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक के नाउन को जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी कि बात यह है कि अगर किसी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब दिया सेड या से तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो होता क्या है कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में उसका ऑब्जेक्ट दे दिया था। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिससे वक्ता बात करता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि जो बात को सुनता है। तो अगर उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ना होने पर उसको मिला लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। तो वही यहाँ देखिए दिया गया, अध्यापक ने कहा क्या सिट डाउन, बैठ जाओ, बॉयज मैंने लड़कों, तो लड़कों को बॉयज़ कह के स्टूडेंटों को संबोधित किया गया तो वोकेटिव केस यही हो गया, संबोधन कारक। तो हम यही कहेंगे अध्यापक ने लड़कों से बैठ जाने का आदेश दिया, लड़कों को बैठ जाने का आदेश दिया, यही तो कहेंगे हम। तो हो जाएगा द टीचर आर्डर द बॉयज़ टू सिट डाउन। अगला है जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। निषेधात्मक हो मतलब निगेटिव हो तो दो विधियां हैं, डू नॉट से प्रारंभ होता भी है। दो विधियां हैं, कैसे दोनों देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया था, पहली बात। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर डू नॉट को समाप्त करके टू लगा देते हैं, यानी कि फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगता था, इसलिए क्योंकि निगेटिव वर्ड फॉरवर्ड में मना कर दिया, नहीं कह दिया तो डू नॉट नहीं लगेगी, केवल टू लगेगा। तो देखिए उदाहरण, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट एब्यूज एनीवन, तो फॉरवर्ड द बॉयज टू एब्यूज एनीवन। फॉरवर्ड माना होता है मना करना। हम ये कहेंगे अध्यापक ने लड़के से किसी को गाली देने से मना कर दिया, किसी को भी मना कर दिया। ये तो पहला था फॉरवर्ड के अनुसार। सेड को फॉरवर्ड में बदल दिए क्योंकि डू नॉट है मत, डू नॉट माने मत या नहीं, तो मत मतलब क्या मना ही तो कर रहे हैं तो फॉरवर्ड लगा देते हैं।
तब डू नॉट हटा देते हैं, टू लगा देते हैं मुख्य क्रिया से पहले। दूसरी विधि क्या करेगी, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड एडवाइज रिक्वेस्टेड को जो भी प्रकट हो रहा है उसमें बदला जाता है, किंतु रिपोर्टेड स्पीच में केवल डू हट जाता है और नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, माय फादर सेड टू मी, तो इस एडवाइज है तो एडवाइज्ड मी कह दिए। डू नॉट, डोंट का या डू नॉट को हम नॉट टू में बदल देंगे, ठीक है। तो यानी कि टू से पहले नॉट भी लगा लेंगे, डू नॉट या डोंट में से नॉट ले लेंगे और टू से पहले लगा देंगे और डू हटा देंगे। ये तो बता रहे ना, डू हट जाता है, यानी कि इसमें डू नॉट में से डू हट जाएगा, नॉट को ले लेंगे और टू से पहले लगा देंगे। नॉट टू वेस्ट योर का मी के अनुसार माई हो जाएगा। इसका हिंदी होगा, पिताजी ने मुझे अपना समय ना नष्ट करने की सलाह दी। तो चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, इतना ध्यान देना। डू नॉट से रहेगा तो आप चाहे फॉरवर्ड से बनाइए, चाहे एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड जो प्रकट हो रहा है उससे बनाइए, लेकिन नेवर वाले वाक्य को हमेशा सलाह इसमें प्रकट होती है, इसलिए एडवाइज्ड से बनाते हैं। तो आप सेड टू को एडवाइज में बदल दीजिए और नेवर के बाद टू लगा दिए। मतलब जैसे टू से पहले नॉट लगाते थे, नॉट माने नहीं, तो टू से पहले नेवर लगा देंगे, कभी नहीं, बस। और फिर योर का स्टूडेंट के अनुसार ही हो जाएगा। इस तरह से आपको ग्रामर में, जानते ग्रामर में केवल फंक्शन महत्वपूर्ण होता है, कहाँ से क्या क्या होता है यही आप समझ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ नोट देखिए दिया भी है, नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा मत करना कि एग्जाम में आपके आ जाएगा फॉरवर्ड का प्रयोग करके, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आप ऑप्शनल क्वेश्चन इंटर में भी आने लगे हैं, आगे दिया भी है प्रैक्टिस के लिए। हम हर टाइप के यानी SR2 के बाद और इंट्रोगेटिव के बाद भी ऑप्शनल वाला एक लास्ट में एक्सरसाइज दिया, उसको ज़रूर कराएं हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कंपटीशनल में भी ऑप्शनल ही आता, तो आप फॉरवर्ड देखिए, नेवर देखिए तो जान लीजिए ये वाक्य गलत है, क्योंकि नेवर के साथ फॉरवर्ड नहीं लगता। रूल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज़ काइंडली, ये 3 शब्द देखिए, सर माने श्रीमान जी, प्लीज़ माने कृपया, काइंडली माने भी कृपया होता है, वैसे काइंडली मीन्स दयालुतापूर्वक भी होता है, लेकिन यहाँ वाक्य के शुरू में आएगा तो काइंडली माने कृपया होगा। आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। भाई रिक्वेस्ट के नाते रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अब कोई आदमी किसी से सर करके बात करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके तो रिक्वेस्ट ही करेगा। जैसे उदाहरण, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी ने टीचर से कहा सर मार्क में प्रेजेंट। मार्क प्रेजेंट माने होता है हाजिरी लगाना, मार्क में प्रेजेंट माने मुझे हाजिर कर दो, प्रेजेंट माने उपस्थित कर दो, मेरी उपस्थिति लगा दो, नहीं मुझे हाजिरी लगा दो मेरी। तो हम यही कहेंगे द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क मी का टीचर के अनुसार, हिम, मी का टीचर नहीं सॉरी स्टूडेंट के अनुसार बदला जाता है, फर्स्ट पर्सन है, हिम हो जाएगा प्रेजेंट। तो सर हट जाएगा, क्यों? क्योंकि सर या मैडम आ जाएगा, तो रिक्वेस्ट अगर किया जा रहा है, मैडम है टीचर तो मैडम भी आ सकता है, तो रिक्वेस्टेड जब लगा दिए तो हम सर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरे से कहेंगे विद्यार्थी ने अध्यापक से अपनी हाजिरी भरने की प्रार्थना किया, तो सीधी सी बात है हाजिरी भरने की प्रार्थना करेगा तो सर करके ही भर करेगा, इसलिए इम्परेटिव में सर को हम हटा देते हैं। रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो सर हट जाएगा, रिक्वेस्टेड नहीं लगाएंगे अगर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव में सर आ गया, SR2 में टोल्ड लगा देंगे तो वहाँ पर हम सर के लिए रेस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं, लेकिन रिक्वेस्टेड के साथ नहीं करेंगे, इतना ध्यान देना। दूसरा वाक्य, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा प्लीज़ कम एंड टेल मी समथिंग, कृपया आओ और मुझे कुछ बताओ। तो इसका इनडायरेक्ट होगा राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो, कम को देखिए गो में बदल जाता है, एंड टेल हिम, मी का राम के अनुसार हिम समथिंग हो जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि सेड टू को रिक्वेस्टेड बदल दिया गया और टू से हम जोड़ दिया गया, और प्लीज़ को हम रिक्वेस्टेड कर दिए तो प्लीज़ का भी काम ख़त्म हो गया। आगे है सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, उसने सीता से कहा कृपया मेरी सहायता करिए, तो हम कहेंगे सी रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, तो रिक्वेस्टेड आने पर प्लीज़ या काइंडली को भी हम हटा देते हैं। ये चीज़ आप पैसु बास में भी पढ़े होंगे, प्लीज़ या काइंडली आता तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते तो उनको हटा देते हैं, उसी तरह से यहाँ केवल रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे तभी इनको हम हटा देंगे। रूल नंबर 7 हम देख ले रहे हैं। रूल नंबर 7 हमारा कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लाज में सलाह का भाव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। यानी कि कोई वाक्य अगर इफ से शुरू हो रहा है तो उसमें सलाह प्रकट हो रहा है तो भी आप शुड का प्रयोग करिए। देखिए उदाहरण देखते हैं। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा इफ़ यू सफ़र फ्राम कोल्ड एंड कफ, यदि तुम सर्दी और
खांसी से कष्ट सहो, कंसल्ट डॉक्टर श्योरली। तो एक डॉक्टर से निश्चित रूप से कंसल्ट माने परामर्श ले लो, सलाह ले लो। तो हम यही कहेंगे माई मदर सेड दैट, सेड दो तरीके इसके हैं। पहला है मेरी माँ ने कहा इफ़ आई सफ़र्ड, तो यहाँ सेड के बाद आप दैट भी लगा सकते थे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक कंजक्शन इफ़ लगा रहे हैं तो इससे समझ लिया जाएगा, इसलिए नहीं भी लगाए हैं तो भी यहाँ सही है। तो यही कहेंगे मेरी माँ ने कहा यदि, ठीक है, कि यदि अगर कहोगे तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ, कंजक्शन को हाइड भी कर सकते हो, यदि से ही काम चला लो, हमारे ऊपर है हम कैसे कहेंगे। मेरी माँ ने कहा यदि, यू का हो जाएगा आप यहाँ, जब मेरी माँ है तो मुझसे ही कहेगी, तो इसलिए मी मान के हम यहाँ आई कर देंगे यू को मी के अनुसार। इफ़ आई सफ़र्ड पास्ट इंडिफरेंट बदलेंगे तो सफ़र प्रेजेंट इंडिफरेंट, सफ़र आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडिफरेंट सेकंड हो जाएगा। फ्राम कोल्ड एंड कफ सब कुछ वैसे कहेंगे। तो के लिए देखिए इफ़्स के साथ जो है मतलब कि हम काम भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कब दिक्कत नहीं होगी? हाँ, तो कामा के साथ भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी लगा है इफ़ के साथ, देखिए कामा, अब यहाँ लगा दीजिए कामा। लेकिन हाँ, इतना ध्यान देना कि जब इफ़ से आप जोड़ देंगे तो ये कंजक्शन यहाँ इनडायरेक्ट में हो गया। तो अब आपको बताया कि अगर इनडायरेक्ट में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है, तो ये अगला वाक्य जो है कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट में हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही लिखा जाता है। तो जब असर्टिव में बदलेंगे, ठीक है, तो इसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मुझसे कही है, तो जैसे यहाँ पीछे सब्जेक्ट आई है वही सब्जेक्ट यहाँ भी हो जाएगा। हाँ, बताया गया शुड का प्रयोग करना है तो शुड का प्रयोग आप कर दीजिए, क्योंकि सलाह इसमें है कंसल्ट डॉक्टर श्योरली, डॉक्टर से परामर्श लेना। तो सलाह के लिए जो है शुड का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में होता है, शुड का प्रयोग सामान्य सलाह के लिए होता है। तो आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, ये आपका हो गया। एक ये तरीका था कि भाई अगर आप सेड का ही प्रयोग करोगे, इफ़ वाला पहले लिखोगे, तो सेड के प्रयोग से बनाना पड़ेगा। सेड के प्रयोग से बनाओगे तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब लगेगा, क्योंकि ये पूरा असर्टिव बनेगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब में ये पिछले वाक्य से सब्जेक्ट लगा देना और वर्ब जो है शुड लगा देना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देना। सिंपल ये भी है। लेकिन हाँ, दूसरा तरीका क्या कह रहा है? दूसरा तरीका हमारा ये कहता है कि दूसरा वाक्य देखिए पहले लिख लीजिए, इफ़ वाला छोड़ के अगला वाक्य पहले लिख लीजिए, और सेड को आप किस में बदल दीजिए? एडवाइज्ड में बदल दीजिए। एडवाइज में बदल दीजिए। मी तो आप मान ही सकते हैं, तो यहाँ मी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ सेड लिख दिया गया इसलिए मी नहीं लिखा गया। अगर यहाँ टोल्ड भी कर सकते हैं तो टोल्ड लिखते हैं तो मी लिख देते हैं, क्योंकि टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, सेड के साथ नहीं भी लिखोगे चल जाता है। तो माई मदर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड भी एक सकर्मक क्रिया है, इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो मी मान लिए एडवाइज्ड मी। अब यहाँ कंसल्ट जो है यही टू से जोड़ देंगे, एडवाइज साथ हमेशा कंजक्शन टू लगता है, टू कंसल्ट डॉक्टर श्योरली। उसके बाद इफ़ वाला शुरू वाला फिर यहाँ से ला के जोड़ देंगे, इफ़ आई सफ़र्ड फ्राम कफ एंड कोल्ड, तो यहाँ यूकाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ आपका एक भी कामा भी नहीं लगा और आपका असर, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस भी बन गया। एडवाइस साथ टू लगा देते हैं तो ये इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस ही माना जाएगा। इफ़ भी जो है, इफ़ के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब है, ये भी असर्टिव सेंटेंस ही माना जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे कुछ और भी जानकारी के लिए बातें दी गई, इनको भी समझ लिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। यहाँ दिए गए कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, रहते हैं तो इम्परेटिव, लेकिन लगते हैं इंट्रोगेटिव, पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। वास्तव में इंट्रोगेटिव तो होते नहीं हैं। अब ये इम्परेटिव ही होते हैं क्योंकि इसमें विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य को आशय के अनुसार बदलते हैं। आशय मतलब उसका अर्थ देख लेंगे, क्या कहने का इनका आशय है, क्या कहने का मतलब निकल रहा है। तो इसमें खास करके आपको उड और कुड से रिलेटेड वाक्य आएंगे। कभी भी उड और कुड का वाक्य जो है आपको आ जाए, उसमें प्रश्नवाचक लगा है, तो आप उसका अर्थ निकालेंगे तो उड और कुड से नम्र निवेदन प्रकट होता है, विनम्र निवेदन प्रकट होता है। तो अगर पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट होता है, तो अगर विनम्र निवेदन के लिए उड और कुड लगा है तो आप उसको मत बदलिए, आस्क्ड से मत बनाइए, उसको आप इम्परेटिव सेंटेंस से ही बनाइए। तो देखते हैं, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप कृपया अपनी कलम मुझे दे देंगे। वुड के साथ अगर प्लीज़ लग गया तो कन्फर्म है वो प्लीज़ प्रार्थना ही के लिए लगा है। बहुत ज़्यादा प्रार्थना की जा रही है कि भाई अगला आदमी कह रहा है कि आप कृपया अपनी कलम दे देंगे, मतलब कह रहा है कृपया दे दीजिए, लेकिन क्या आप कृपया दे दें, क्या भी लगा दी,
यानी कि वो मतलब इतना रिक्वेस्ट कर रहा है कि कहा भी नहीं रहा कि दे दीजिए, मतलब क्या कि आप दे देंगे, मतलब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो हम दूसरे से यही कहेंगे, तो आप यही कहेंगे ना कि बेचारा इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, चलो कलम दे ही दे रहे हैं। हम यही कहेंगे दूसरे से, ही सेड टू मी का हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, यही कहेंगे उसने मुझसे प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? टू गिव मी का हिम हो जाएगा, योर का जो है मतलब कि मी के अनुसार जो है माई हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, उसने मुझसे प्रार्थना किया टू गिव हिम माई पेन, कि उसे मैं अपनी कलम दे दूँ। तो यहाँ इतना ध्यान देना कि रिक्वेस्टेड लगा देना, फिर मी ऑब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद हमेशा टू लगा देना। जब टू लगा दोगे टू के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये वुड यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़, ये पूरा हट जाएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि रिक्वेस्टेड बात जान ही रहे, कंजक्शन टू लगता है तो फर्स्ट फॉर्म से ही लिखा जाएगा, बाकी सबको हटा देंगे। दूसरा है ही सेड कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। कोई आदमी आपसे रिक्वेस्ट करा कि भाई क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ, क्या आप दे सकते हैं अपना फ़ोन, तो रिक्वेस्ट ही करा, भले पूछ रहा है लेकिन रिक्वेस्ट है इसमें, इसलिए हम कहेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा टू यूज़ माई फ़ोन, मेरा यूज़ इस्तेमाल करने के, उसने मेरा फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए मुझसे पूछा। आज मैंने पूछने का ना दोनों होता, तो पूछा तो मतलब क्या, पूछा फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ, पूछ रहा है यानी कि मुझसे प्रार्थना कर रहा है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आस्क्ड के साथ मी के बाद देखिए कहीं भी इफ़ या वेदर नहीं आया, तो इसलिए इसको हम वाक्य को प्रश्नवाचक नहीं कहेंगे, इसलिए कहेंगे मुझसे उस मेरा फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए पूछा या कहा। पूछा तो ठीक है, पूछने का मतलब है निवेदन किया कि क्या मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। अगला है ही सी सेड, उसने कहा वुड यू लाइक अ सैंडविच, सैंडविच क्या आप सैंडविच जो है खाना चाहोगे। देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ भी ऑफ़र दे रहा है, खाने पीने के लिए ऑफ़र दिया जा रहा है इसमें, तो क्या आप सैंडविच खाना चाहेंगे। तो अब देखिए हम दूसरे जगह ही सी ऑफर्ड मी अ सैंडविच, उसने मुझे सैंडविच का ऑफ़र दिया, सैंडविच खाने का। तो इस तरह से हम ऑफर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पसंद पूछी जा रही है तो ऑफ़र दिया जा रहा है कि हाँ भाई क्या आप चाहो तो खा सकते हो। तो इस तरह से ऑफर्ड का भी प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। ठीक है, अगला है सी सेड, उसने कहा वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहोगे। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ चाय पीने के लिए वो आमंत्रित कर रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे सी इनवाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया। अब इनवाइटेड मी टू लगा देंगे तो हमें सब फर्स्ट फॉर्म में टू हैव टी विथ मी का जो है सी के अनुसार हो जाएगा। उसने मुझे अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। अगला है ही सेड टू देम, वो उनसे कहा वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप बैठ जाना चाहोगे। कहने मतलब बैठने के लिए प्रार्थना करेंगे, भैया बैठ जाओगे, यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा। सी रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन, वह उनसे बैठ जाने के लिए प्रार्थना की। क्योंकि होता क्या, कभी कोई आदमी हमसे बड़ा है पद या पोजीशन में, तो उनसे हम नहीं कह सकते कि आप बैठ जाइए, भाई उनसे पोलाइट रिक्वेस्ट कि वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप बैठ जाना चाहोगे, क्या आप बैठ। ठीक है, इस तरह से हम कहेंगे तो खुद जान लेंगे हाँ रिक्वेस्ट करा बैठने के लिए, इसलिए रिक्वेस्ट प्रकट होगा। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको इम्परेटिव सेंटेंस की सभी रूल्स थे, एग्जाम्पल थे। इसके बाद की वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइज हल कराएंगे 6A। आप इसको ज़रूर कर लीजिए, आपके पास बुक है तो बुक से नहीं वीडियो में से देख लीजिए, वीडियो को पास करके रुक कर लिख लीजिए। 6A कर लीजिए, उसके बाद 6B भी आप कर लीजिए, 6C देखिए वीडियो को पास करके 6B कर लीजिए, 6C भी आप कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। 1 बाय 1 आपको सारी एक्सरसाइज मिलाई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इम्परेटिव में लेट को बदलने के नियम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों में, ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें, फ्री एजुकेशन ले सकें। क्योंकि सभी बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में उनको कम समझ में आ रहा है या फिर अच्छे टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कमी है, तो इस तरह से सभी विद्यार्थी पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।